लाइव हो गया जी। लाइव है क्लास है। क्या हालचाल? बढ़िया है। कल के क्लास में हम आपको ये सब बात बताए थे कि एक सफल अभ्यर्थी में क्या क्या गुण होना चाहिए। अब साथ ही साथ जो है पढ़ाना भी हम आपको प्रारंभ कर दिए थे और इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए थे। और आपका जो परीक्षा है, आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न पर जो है हम लोग मेहनत करके जाएंगे, तो हमको लगता है परीक्षा में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। आ जाइए देखते हैं। इतिहास प्रारंभ किए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पहले पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। कल के सेशन में जितना भी बात हमने आपको पढ़ाया था, हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को 3 भाग, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में किसने विभाजित किया? क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस। अगला प्रश्न आप हमको बताइएगा, अभिलेखों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा? इपी सिक्कों के अध्ययन करने वाले विज्ञान न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की रचना है। और ये सब बात पिछले सेशन में जो है हम आपको बतलाए थे। साथ ही साथ पिछले सेशन में 7 क्वेश्चन तक भी जो है हम आपको बतला दिए थे, 6-7 क्वेश्चन भी हम आपको बतलाए थे। तो इसमें से 1-2 प्रश्न का आप हमको जवाब दीजिएगा कि किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात कर है? बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और प्रश्न का आप हमको जवाब दीजिएगा, किस विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही डीआर। क्लियर है ये बात? चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कल के सेशन में हमने आपको बतलाया था कि जो चैप्टर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रारंभ किया है, उस चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत और प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। 2 टॉपिक है इसमें। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। और हमने आपको बतलाया था ये बात, स्रोत, हमने आपको ये बात बतलाया था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 3 प्रकार के स्रोत से प्राप्त होती है। एक आपको पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपको साहित्यिक स्रोत और तीसरा आपको विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें हमने आपको बतलाया था पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत के विषय में हमने आपको बतलाया था खुदाई से जो अवशेष की प्राप्ति हुई है, उसके माध्यम से जो इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को, वही पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको अभिलेख, सिक्का, भवन, स्मारक,
ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको बतलाया था अभिलेख के विषय में, अभिलेख क्या है, ये बात हमने आपको बतलाया था कि अभिलेख क्या है। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बात बतलाया था कि अगर भारतीय शासकों के संदर्भ में देखा जाए, अगर भारतीय शासकों के संदर्भ में देखा जाए तो जो आपको अभिलेख जारी करने वाला प्रथम भारतीय शासक हुआ वह महान मौर्य सम्राट अशोक हुआ, महान मौर्य सम्राट अशोक हुआ। भारत में बिंबिसार से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये राजा हैं, राजा हैं। भारत का प्रथम शासक बिंबिसार को आप मान सकते हैं, तो वही भारत का अंतिम शासक आप बहादुर शाह जफर को मान सकते हैं। ये राजा है। और इसी बीच में अशोक आता है। सर्वप्रथम अशोक ने ही अभिलेख जारी किया था, अशोक ने ही अभिलेख जारी किया था। और अशोक भारत के शासक थे, तो स्वाभाविक सी बात है अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत से मिले हैं, अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत से मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे अशोक मौर्य वंश का शासक था और अशोक की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। आपको जानकर आश्चर्य होगा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, उनकी राजधानी नगर पाटलिपुत्रा से कोई अभिलेख नहीं मिला है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। और साथ ही साथ आश्चर्यजनक होने के साथ साथ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरी बात, अशोक अभिलेख जारी किया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक में, अरमाइक में, इन सभी लिपियों में देखने को मिला है। अशोक के भारत में अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेनथेलर ने किया था। अशोक का जो अभिलेख है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो अभिलेख आता है, अगर बात हम अभिलेख की करें, अगर बात हम अभिलेख की करें तो अभिलेख जो अशोक के हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में है, उसकी खोज पादरेटी फेनथेलर ने 1750 में किया है। पादरेटी फेनथेलर ने जो है आपको 1750 में किया है। वही इसको पढ़ने में जो सर्वप्रथम सफलता मिला है, इस अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिला है जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को प्रथम सफलता मिला है। और जेम्स प्रिंसेप को इसे पढ़ने में प्रथम सफलता 1837 ईस्वी में मिला है। और अभिलेख ब्राह्मी लिपि में था। जेम्स प्रिंसेप अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को पढ़ा है, अर्थात ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। तो यहां पर दो बात है, यहां पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर टोटल 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रश्न अपने आप में शानदार है। एक प्रश्न ये कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की है और कब की है, तो अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में पादरेटी फेनथेलर ने की है। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली है और कब मिली है, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। और तीसरा प्रश्न यह बनता है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन है, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला जो प्रथम विद्वान है वह है आपको जेम्स प्रिंसेप। ये 3 बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप प्रश्न की बात करेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अब आप बताने में सक्षम हो जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सी होना चाहिए, हां या ना। प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ? 1 सेकंड में याद कर लें। बताइए, अशोक के अभिलेख की खोज किसने किया है, कब किया है? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे, कब पढ़ा है? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान
जेम्स प्रिंसेप। यहां पर एक लाइन हम आपको लिखाना चाहेंगे कॉपी में। कॉपी रखना जरूरी है। देखिए कुछ चीज आप जान लीजिए, मटेरियल होना चाहिए आपके पास, कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, इतना चीज आपके पास होना चाहिए। समझ गए? तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप है। यहां पर एक बात बताना चाहेंगे, जिन भी लोगों का, छात्र छात्राओं का, भाई बहनों का आज पहला क्लास, जो कल भी क्लास किए हैं उनको तो सब चीज स्पष्ट होगा, लेकिन जिन लोगों का आज पहला क्लास है उनसे रिक्वेस्ट है, कल जो क्लास हुआ है वो वीडियो जाकर के आप संस्थान के एप्लीकेशन पर देख ले। एप्लीकेशन पर वीडियो फ्री है। एप्लीकेशन पर वीडियो फ्री है। आप आराम से जाकर के संस्थान के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पर जो चौथा बैच है, जो न्यू बैच है, उसमें व्यू डेमो पर जाकर के कल वाला वीडियो आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। देखना जरूरी है। 2-3 घंटा का वीडियो, 2-2.5 घंटा का वीडियो है, उसको आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। समझ गए? सो होगा, काहे नहीं होगा? क्या बात करते हैं? हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, देखिएगा ना। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो एक चीज ये हो गई। और दूसरी बात, एक यहां पर एडवाइस देना चाहेंगे हम आपको। देखिए, इतिहास में जैसे स्टैटिक पोर्शन जीएस में दिवस से एक प्रश्न पूछेगा, या तो दिवस से प्रश्न पूछेगा या उस दिवस का हाल फिलहाल में 2023 लास्ट में अगर आपका परीक्षा होगा दिसंबर लास्ट में, तो मान लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है, या तो यह पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या यह पूछेगा कि 2023 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। समझ गए? तो यह प्रश्न एकदम कॉमन है, आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जैसे स्टैटिक पोर्शन में ये दिवस वाला सेगमेंट जरूरी है, उसी प्रकार से इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। इतिहास में जो साहित्य वाला सेगमेंट होता है ना, साहित्य, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, अमरकोश के रचयिता कौन है, मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है, तारीख शेरशाही के रचयिता कौन है, तोहफा अकबर शाही के रचयिता कौन है, मुंतखाब उल्लुआब के रचयिता कौन है, शाहजहांनामा के रचयिता कौन है, जहांगीरनामा के रचयिता कौन है, संवाद कौमुदी के रचयिता कौन है, हिंदुस्तान अभ्युदय लीडर के रचयिता कौन है, नवजीवन किसकी पत्रिका है। ये जो सेगमेंट है ना, यहां से कम 2 प्रश्न फिक्स है, हम आपको लिख करके दे सकते हैं। अरे लिख करके देने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन बैंक जाकर के देखिए ना, थोड़ा एनालिसिस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा साहित्यिक स्रोत बड़ी महत्वपूर्ण है। तो साहित्य वाले सेगमेंट पे खासा ध्यान रखना है आपको, साहित्य वाले सेगमेंट पे, भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में भी। समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। तो यहां पर 1-2 साहित्य की चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, फिर हम आएंगे पुरातात्विक स्रोत पर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 साहित्य की चर्चा यहां पर हम आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे क्रिस्टोफ सेलियरस नामक विद्वान ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। एक अंग्रेज विद्वान हुए, उनका नाम था जेम्स मिल। एक अंग्रेज विद्वान हुए, उनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया, इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं, इन्होंने भी भारतीय इतिहास का विभाजन किया, और इन्होंने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भाग में किया।
और इन्होंने जो भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भाग में किया है, इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने जो है, जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन 3 वर्गों में किया है, सांप्रदायिक आधार पर। अब कहिएगा कि यह सांप्रदायिक आधार क्या होता है? अब कहिएगा आप कि यह सांप्रदायिक आधार क्या होता है? धर्म के आधार पर महाराज, धर्म के आधार पर देखिए, अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो प्राचीन काल जो है आपको 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी तक प्राचीन काल, 800 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकाल, और 1707 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश काल। और जब आप प्राचीन काल को पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में भारत में हिंदुओं ने शासन किया है। अरे बिंबिसार कौन था? हिंदू था, बाद में जाकर के वो बौद्ध बन गया, अलग बात है। कल अशोक कौन था? हिंदू था। अशोक कौन था? हिंदू था, बाद में जाकर वो बौद्ध बन गया, अलग बात है। हर्षवर्धन कौन था? हिंदू था, बाद में जाकर वो बौद्ध बन गया, वो भी अलग बात है। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? समुद्रगुप्त कौन था? हिंदू था। यही सब हिंदू शासक तो प्राचीन भारत में शासन किया है। तो जेम्स मिल ने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा है। फिर 800 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक अगर आप जाकर के देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है, ऐबक ने शासन किया है, अकबर ने शासन किया है, यह सब मुसलमान था। तो जेम्स मिल ने मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा है, और 1707 के बाद भारत में लगभग अंग्रेजों ने शासन किया है, जिस वजह से आधुनिक काल को उन्होंने अंग्रेजी काल कहा है या ब्रिटिश काल कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा है? तो जेम्स मिल। यह बात आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद देखिए, जो भारत है, भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास कौन लिखा है? भारत के इतिहास को ऐसे तो हर राजा के काल में विद्वान हुए, उन्होंने उस कालखंड के विषय में लिखा है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से, क्रमवार तरीका से, क्रमानुसार भारतीय इतिहास को लिखने का काम अंग्रेजों ने किया है। और भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने अपने मुताबिक सजाया है, अपने मुताबिक लिखा है। साहित्य से संबंधित एक प्रश्न है, बड़ी शानदार प्रश्न है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है ये, और ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जेम्स मिल वाला बात हम बताए हैं लेकिन नहीं लिखाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ये बात आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, और जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है, यह पुस्तक विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। वीए स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है, और यह पुस्तक प्रकाशित हुआ है 1904 में। और जानते हैं, यह जो पुस्तक है, यह प्रथम पुस्तक है जिसमें भारत के इतिहास को क्रमानुसार या क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है। तो यह भी बात याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इस बात को याद रखना जरूरी है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? साहित्य है ये, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपको ये रचना है विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ की रचना है। आप देखेंगे जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जगह जगह आप विंसेंट आर्थर स्मिथ का नाम सुनेंगे। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने फलना कहा, वीए स्मिथ ने चिलना कहा, इस बात को लेकर आप सुनेंगे।
तो नीचे से एक पॉइंट आप लिखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 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 वी.ए. स्मिथ की रचना है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी.ए. स्मिथ की रचना है, वी.ए. स्मिथ की रचना है। यह पुस्तक 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, यह पुस्तक 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, यह पुस्तक 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आइए यहां बोर्ड पे लिख लिए ना, देखिए वी.ए. स्मिथ अंग्रेज था ना जी, आए बोलिए ना, वी.ए. स्मिथ अंग्रेज था, अंग्रेज था, अंग्रेज था। क्या 1904 ईस्वी में जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि प्रथम इतिहास है जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है, ठीक है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इस पुस्तक से पहले भारत में और कोई पुस्तक नहीं लिखा गया है? क्या बात करते हैं, भारत में हजारों पुस्तक लिखा गया है, सैकड़ों की बात हम नहीं कहा, हजारों पुस्तक भारत में लिखा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखा है, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, खैर वो भी यूनानी है, यूनानी विद्वान को छोड़िए, उसको छोड़िए। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोबसीयम, ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम गुप्त काल में लिखा है। अमर सिंह ने अमरकोश गुप्त काल में लिखा है। तो ये सब भी तो भारत का इतिहास ही है। तो एक साहित्य से संबंधित बड़ी शानदार प्रश्न और बनता है कि प्रथम भारतीय इतिहास की पुस्तक, गौर से इस बात को सुनिएगा, गौर से इस बात को सुनिएगा, प्रथम भारतीय इतिहास की पुस्तक, प्रथम भारतीय इतिहास की पुस्तक जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है, वह कौन है? भारतीयों के द्वारा लिखा गया है, वह कौन है? तो वह पुस्तक है आपको राजतरंगिणी, 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 जिसकी रचना कल्हण ने किया है, जिसकी रचना कल्हण ने किया है। तो इस बात को और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा, भारतीय विद्वान द्वारा, भारतीयों द्वारा या भारतीय विद्वान द्वारा, भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें भारत के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है। इसकी रचना किया है कल्हण ने, और इससे हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और यह पुस्तक 8 तरंगों में बटा हुआ है, 8 तरंग, यानी टोटल 8 भाग में बटा हुआ है, 8 भाग में बटा हुआ है, समझ गए? तो नीचे से एक पॉइंट आप और नोट डाउन कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा, भारतीयों द्वारा लिखित भारत की प्रथम, भारतीयों द्वारा लिखित भारत की प्रथम, भारतीयों द्वारा लिखित भारत की प्रथम, भारतीयों द्वारा लिखित भारत की प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हण का राजतरंगिणी है, कल्हण का, कल्हण का राजतरंगिणी है, कल्हण का राजतरंगिणी है, कल्हण का राजतरंगिणी है, कल्हण का राजतरंगिणी है, कल्हण का राजतरंगिणी है,
राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है, जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को, जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को, जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को, जिसमें भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है, लिखा गया है। इस पुस्तक से हमें इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास के विषय में, इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में, कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध 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 जानकारी प्राप्त होता है। इस पुस्तक को कुल 8 तरंगों में बांटा गया है। इस पुस्तक को कुल 8 तरंगों में बांटा गया है। इस पुस्तक को कुल 8 तरंगों में बांटा गया है। 8 तरंगों में बांटा गया है। चलिए अब आगे आ जाइए। ये सब बात हमको कल ही बता देना चाहिए, लेकिन कल टाइम जो है बहुत ज्यादा इधर उधर में ही हो गया, समझ गए, इसलिए आज बताना शुरू किए, समझ गए। और कल पहला दिन था, पढ़ाना भी जरूरी था, अगर नहीं पढ़ाते तो फिर दिक्कत था, समझे। तो ये सब बात तो पहले ही बता देना चाहिए। अब यहां पर आइए, स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आता है। अभिलेख के विषय में हमने आपको कल के क्लास में बताया है। अभिलेख क्या है, सर्वप्रथम कौन भारतीय शासक हुए जिसने अभिलेख जारी किया। अब देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख है। ऐसे तो बथेरों अभिलेख है, यानी बहुतों अभिलेख है, लेकिन उन अभिलेखों में कुछ प्रमुख अभिलेख है। जैसे एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारबेल, कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग नरेश खारबेल, कलिंग ओडिशा, ओडिशा के राजा हुआ करते थे खारबेल। खारबेल से संबंधित है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा ही प्रथम अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का पहली बार जिक्र मिला है। फिर आपको एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने आर्यावर्त के 9 राज, यानी आर्यावर्त के 9 राज, यानी उत्तर भारत के 9 राज। आर्यावर्त शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया गया है। इतिहास में आर्यावर्त शब्द देख लीजिए तो आप समझ जाइए उत्तर भारत के लिए इसका प्रयोग हुआ है। आर्यावर्त के 9 राज और दक्षिणावर्त के 12 राज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। और अगर आप उस पर विश्वास कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। फिर आपको आगे है और भी कई सारे अभिलेख है, जैसे एरन अभिलेख। इसका संबंध भानुगुप्त से है, गुप्त शासक भानुगुप्त से है। फिर आपको भीतरी स्तंभ लेख है, इसका संबंध स्कंदगुप्त से है। स्कंदगुप्त एक ऐसे गुप्त शासक हुए जिनके समय हून आक्रमण होना प्रारंभ हो गया था और हून आक्रमण के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण है, उसमें एक हून आक्रमण भी है। फिर एहोल प्रशस्ति अभिलेख है, इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। तो तमाम अभिलेख है जिसका संबंध जो है आपको अलग अलग शासकों से है। ये कुछ प्रमुख अभिलेखों का नाम हमने आपके साथ साझा किया है और पूछा जाता है तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपको, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन की अगर आप बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन अभिलेख से ही संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका संबंध है आपको कलिंग नरेश खारबेल।
अब जूनागढ़ अभिलेख के विषय में हमने आपको नहीं साझा किया है, नहीं चर्चा किया है। देखिए, जूनागढ़ अभिलेख के विषय में 2-3 बात आप जानिए। एक तो जूनागढ़ अभिलेख या जो गिरनार अभिलेख है, इसका संबंध गुजरात राज्य से है। और दूसरी बात यह है कि यह संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख है। और तीसरी बात यह है कि यह अभिलेख स्कंद गुप्त के द्वारा जारी किया गया था। रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। और रुद्रदामन की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन शक शासक हुआ करता था। भारत पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आक्रमण होते रहा, और उसी में हिंद यवन शक पहलव कुषाण आक्रमण हुआ था। तो शकों ने भारत पर आक्रमण किया, और शकों ने भारत पर आक्रमण करके भारत को जीतकर वहां पर शासन किया। जितने भी शक शासक हुए, उन सभी शक शासकों में सबसे महान शक शासक हुआ था रुद्रदामन। और रुद्रदामन के द्वारा ही जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया गया था, संस्कृत भाषा में जारी किया गया। यह प्रथम अभिलेख था, और यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा है। एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, कौन ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा है? तो आपको है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किस रूप में है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। बाद में जाकर के वह सुदर्शन झील ठप पड़ गया था, जिस वजह से अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसका पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था। इस रूप में ही उस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा देखने को मिलती है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभलेख बता चुके हैं समुद्रगुप्त, और भीतरी स्तंभलेख बता चुके हैं स्कंदगुप्त। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी? बोलिए। बी होगा। 4 3 1 2 बी होगा उत्तर। ठीक है, बी होगा। तो आइए 1 सेकंड में याद करते। हाथी गुंफा अभिलेख का संबंध किससे है जी? हाथी गुंफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख। चलिए आगे। किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको अगर बात भागवत धर्म की करेंगे, भागवत धर्म के विषय में जानकारी देने वाला जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वह है आपको हेलियोडोरस का विदिशा या बेशनगर या गरुड़ स्तंभलेख। विदिशा या बेशनगर या गरुड़ स्तंभलेख। देखिए, आपको जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सामान्य तौर पर फाउंडेशन बैच में यहां से शुरू नहीं करते हैं। क्यों शुरू नहीं करते हैं जानते हैं? फाउंडेशन बैच में यहां से शुरू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है जानते हैं? इस चैप्टर में होता है कि अभी समुद्रगुप्त पर है, कुछ देर में वैदिक सभ्यता पर आ जाएंगे, और फिर सीधे गुप्त पर चले जाएंगे, और फिर थोड़ा देर के बाद आ जाएंगे मौर्य पर। तो जो फाउंडेशन बैच का बच्चा होता है वो अकबका जाता है। लेकिन टारगेट बैच में भी ये नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बैच में पढ़ा रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत के विषय में पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने भी टॉपिक है, हड़प्पा, वैदिक, गुप्त, मौर्य, वर्धन, उन सब की चर्चा इस टॉपिक में होंगी। उन सभी चीजों की चर्चा इस टॉपिक में होंगी। तो यहां पर जो है क्वेश्चन आपको फ्लैक्चुएट करेगा, आगे पीछे होगा, लेकिन आप वैदिक सभ्यता से देख लीजिएगा। इस चैप्टर में भी हमने जो है ये करके सजा करके दिया है ताकि फ्लैक्चुएट ना हो, सिलसिलेवार ढंग से आपका सब चीज होता रहे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इस चैप्टर में इधर उधर हो सकता है, हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं। और हम आपको कल बोले थे
कि अगर आप इसको कर लेते हैं पूरा, ना लुसेंट करने की जरूरत है, ना क्राउन करने की जरूरत है, ना घटना चक्र करने की जरूरत है, ना दृष्टि क्विक बुक करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इसको कर लेते हैं तो। एक बार जो है ना हम आपको ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं। हॉस्टल में भी जो लड़का आया हो उसको हम बोले हैं और आपको भी हम ये बात बोल रहे हैं, एक बार ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित लुसेंट पढ़ लीजिएगा, क्राउन पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, दृष्टि क्विक बुक भी पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा सबका समावेश इसमें है, सबका समावेश इसमें है। और देख करके आप हमको बताइए, समझ गए। हम सोमवार को हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है। तो इसलिए इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, इसी को करना है, बेहतर ढंग से करना है, समझ गए। तो जो है यहां पर थोड़ा क्वेश्चन फ्लैक्चुएट होगा तो उसके लिए अकबकाने की जरूरत न है, समझ गए। तो यहां पर जो है आगे हम कुछ बताने जा रहे थे, बताने से पहले ही ये बात आगाह कर दिए हैं कि कुछ फ्लैक्चुएशन होगा। अभिलेख से सीधा चले जाएंगे अभी कहां पर, तो शुंग वंश में आपको जाना होगा। शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन रहा है। शुंग वंश में टोटल 10 गो शासक हुआ था। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्मित शुंग। पुष्मित शुंग द्वारा स्थापित जो शुंग वंश था उसमें 10 गो शासक था। उस 10 शासक में नवा शासक था भागभद्र। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस आया था और हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जो शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में आया। और हेलियोडोरस ने ही मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में, हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में जो स्तंभ लेख का निर्माण किया उसी को गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है, या उसी को विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। और वही प्रथम स्तंभ लेख है जिसमें भागवत धर्म के विषय में चर्चा देखने को मिला है। भागवत धर्म के विषय में चर्चा देखने को मिला है, समझ गए। तो यहां पर एक प्रश्न है कि भागवत धर्म के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख या साक्ष्य कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गरुड़ स्तंभ लेख। यह तो प्रश्न है, ठीक है, इसको तो याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना है जो गरुड़ स्तंभ लेख है इसे विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश में है और इसका संबंध है हेलियोडोरस से। किससे संबंध है? हेलियोडोरस। तो ये दो बात भी जो है आपको यहां पर याद रखना है, तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। गरुड़ स्तंभ लेख को ही 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 विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख को ही विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित 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 है। इसका संबंध हेलियोडोरस से 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 है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका संबंध हेलियोडोरस से है। इसका संबंध हेलियोडोरस से है। तो बता दीजिए किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिला? अच्छा, इस स्तंभ लेख को और किस किस नाम से जाना जाए? विदिशा या बेसनगर। गरुड़ स्तंभ लेख को और किस किस नाम से जाना जाता? गरुड़ स्तंभ लेख, विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। और इसका संबंध किससे है? किससे है? चलिए अब यहां पर आइएगा, पुनः थोड़ा सा लौटते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर पूरा तात्विक स्रोत में अभिलेख तो बता दिए, अभिलेख के अलावे सिक्का आता है, सिक्का, मंदिर आता है, भवन आता है, स्मारक आता है, वो सब भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में बताता है। आगे सिक्का से संबंधित प्रश्न आएगा तो फिर से यहां पर लौट करके हम चर्चा करेंगे। यहां पर साहित्य से संबंधित प्रश्न आ गया है, क्योंकि ऋग्वेद एक प्रकार का साहित्य है और ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न ही आ गया है। तो अब यहां पर ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाला जो दूसरा स्रोत है वह है आपको साहित्यिक स्रोत, वह है आपको साहित्यिक स्रोत। तो अब यहां पर साहित्य की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें तमाम प्रकार के साहित्यों से मिलती है। जैसे एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य, एक होता है अलौकिक साहित्य। तो क्या होता है धार्मिक साहित्य, क्या होता है लौकिक साहित्य, क्या होता है अलौकिक साहित्य, ये सब चीज नहीं पूछा जाता है। जबकि साहित्य के संदर्भ में सीधा पूछा जाता है फलना साहित्य की रचना किसने की है, फलना साहित्य के साहित्यकार कौन है, फलना साहित्य के रचनाकार कौन है। देखिए, अगर बात भारतीय धर्म ग्रंथों की जाए तो भारतीय धर्म ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, इसके बाद पुराण, स्मृति ग्रंथ, महाभारत, रामायण, ये सब धर्म ग्रंथ में आता है, ये सब धर्म ग्रंथ में आता है, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण धार्मिक ग्रंथ न है जी, धर्म से न जुड़ा हुआ ग्रंथ है जी, धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हो गया। और भारत में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, भारत में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, सभी धार्मिक ग्रंथों में भारत का जो सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है वह है आपको वेद, वह है आपको वेद, वेद है, वेद, वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ क्या है, आपको वेद, वेद है। वेद की अगर हम बात करें, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। और वेद सामान्यतः संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में पद में लिखा गया है, पद में, कविता के रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में वेद लिखा गया है। और वेद के विषय में कहा जाता है कि इसकी रचना किसी साधारण पुरुष ने नहीं किया है, बल्कि इसकी रचना ईश्वर ने किया है। कहा जाता है वेद की रचना किसी साधारण पुरुष ने नहीं किया है, बल्कि ईश्वर ने किया है, जिस वजह से वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। और वेद की कुल संख्या 4 है, और वेद की जो कुल संख्या 4 है आप सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिकतम नया वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद। और दूसरी बात यह है कि जो वेद है संस्कृत भाषा में कविता के रूप में लिखा गया है, इसको पढ़कर समझने में काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वेद को
आसानी से समझा जा सके, वेद को आसानी से समझा जा सके, इसीलिए वेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ कुछ और नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर आप बात करेंगे तो वो कुछ और नहीं है, बल्कि वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और अलग अलग वेद पर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। अगर आप ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद पर ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। फिर आपको यजुर्वेद पर शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। सामवेद के ऊपर पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और अथर्ववेद के ऊपर गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। नहीं लिखना है ये सब, आपके क्वेश्चन में है। हम वही चीज आपको कॉपी में लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में नहीं है। कहीं जो चीज नहीं लिखा रहे हैं आप समझ जाइए वो क्वेश्चन में है कहीं ना कहीं, समझ गए। और ध्यान रखें आप, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में अगर देखा जाए तो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रमाणिक जो और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और ध्यान रखें आप, ये जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये सब आता है, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। और वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वह ऋग्वेद का है। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक महत्व अगर किसी का है तो वह ऋग्वेद का है। और ऋग्वेद के बाद दूसरा अगर सबसे ज्यादा महत्व किसी वैदिक साहित्य का है तो वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कुछ समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगर बात हम लोग करें वेद की, तो वेद के ऊपर उपवेद भी लिखा गया है। वेद के ऊपर उपवेद भी लिखा गया है। उपवेद भी लिखा गया है। ऋग्वेद के ऊपर आयुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है। यजुर्वेद के ऊपर धनुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है। धनुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है। और फिर सामवेद के ऊपर जो है गंधर्ववेद नामक उपवेद लिखा गया है। और फिर जो है अथर्ववेद के ऊपर शिल्पवेद नामक उपवेद लिखा गया है। शिल्पवेद नामक उपवेद लिखा गया है। आपसे पूछा जाता है, आप परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, किस वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है और किस वेद के ऊपर कौन सा उपवेद लिखा गया है। ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए याद रखना है आपको, इसलिए चीजों को याद रखना है आपको। कुछ समझ पा रहे हैं आप? याद कीजिए, ही भूल जाता है। ठीक है, विद्यार्थी भूल जाता है ये, और इसलिए इसको बार बार देखना है, बार बार रिवीजन करते जाना है। तो बता दीजिए, ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? यजुर्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? यजुर्वेद के ऊपर कौन सा? सामवेद के ऊपर? सामवेद के ऊपर? अथर्ववेद के ऊपर? अथर्ववेद के ऊपर? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपवेद? कौन सा उपवेद? यजुर्वेद के ऊपर कौन सा? यजुर्वेद के ऊपर कौन सा? सामवेद के ऊपर कौन सा? सामवेद के ऊपर कौन सा? अथर्ववेद के ऊपर कौन सा? अथर्ववेद के ऊपर? वैदिक साहित्यों में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? किसका है? खैर ये नहीं पूछता है। पूछता क्या है? वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य कौन है? कौन है? वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य कौन है? कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये बात आपसे पूछता है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा आप। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है।
वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है, पवित्र ज्ञान या जानना होता है, पवित्र ज्ञान या जानना होता है, फुल स्टॉप। वेद को अपौरुषे कहा जाता है, वेद को अपौरुषे कहा जाता है, अपौरुषे लिखना होगा, लिखे थे अब। वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना साधारण मानव ने नहीं किया है। वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना साधारण पुरुष ने नहीं किया है बल्कि ईश्वर ने किया है। वेद को अपौरुषे कहा जाता है, वेद को अपौरुषे कहा जाता है, वेद को अपौरुषे कहा जाता है, वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना, वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना, वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना, वेद को अपौरुषे कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना साधारण पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, क्योंकि इसकी रचना साधारण पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, क्योंकि इसकी रचना साधारण पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, क्योंकि इसकी रचना साधारण पुरुष ने नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, बल्कि ईश्वर ने किया है। चलिए फुल स्टॉप हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका उत्तर बताइए हो। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कोशित की, यजुर्वेद के ऊपर सतपथ और तैतरेय, सामवेद के ऊपर पंचविश और षडविश, अथर्ववेद के ऊपर गौपद। 2 1 4 3 होगा, आंसर ये होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के ऊपर आयुर्वेद ना, हाँ, यजुर्वेद के ऊपर धनुर्वेद ना, सामवेद के ऊपर गंधर्ववेद, अथर्ववेद के ऊपर शिल्पवेद। आंसर 1 2 3 4 होगा, हाँ या ना? होगा, ठीक है, होगा। मनुस्मृति का 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सुनिए हो, क्या हुआ जी? हाँ, देखिए, अंग्रेज भारत आया ना, और जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगा, धीरे धीरे शासन में हस्तक्षेप करने लगा, तो फिर अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अगर हम भारतीय लोगों के धर्म को समझ जाएंगे, अगर हम भारत के लोगों के धर्म को समझ जाएंगे, तो फिर उसके धर्म में हस्तक्षेप करेंगे, फूट डालेंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे। तो इसलिए अंग्रेज भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया था। भारतीय धर्म ग्रंथ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, और संस्कृत अंग्रेज को समझ में आता था नहीं। तो अंग्रेज भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। और आप नाम सुने होंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जोन्स ने किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन क्यों किया गया था? भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद हो सके, उसी को लेकर के किया गया था। और भारतीय लोगों के धर्म को समझने के उद्देश्य से ही अंग्रेजों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। उसी क्रम में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद अगर देखा जाए तो मनुस्मृति का 1776 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। विलियम जोन्स ने ही किया था, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको विलियम जोन्स। तो बता दीजिए, मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने किया? किसने किया? चलिए, यहां पर नारद स्मृति आ गया है। आगे स्मृति ग्रंथों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन देखिए आज हम आपके साथ इतना देर ही रह सकते हैं, क्योंकि आगे हमारा बैच है। कल जो है 3 से 5 वाला बैच, कल मेरा बैच था 3 से 5 एसआई बैच में, कल तो पूरा टाइम आप ही को दे दिए, तो वो भी बैच है, उसमें भी हमको पढ़ाना है। आगे आपसे 10 मिनट बाद बिट्टू झा सर मिलेंगे, समझिएगा। आज आपको बिट्टू झा सर को आज एंट्री करवा देते हैं। आज जो हाँ बायोलॉजी होगा, हाँ बायोलॉजी होगा, तो आज बिट्टू झा सर से आप मिल लीजिए अभी। और कल भी आपका क्लास रखे हैं 2 बजे से, हाँ 2 बजे से ही, कल भी आपका क्लास है 2 बजे से, कल आपका क्लास 2 बजे से है, ठीक है। इस संडे को पढ़ाने दीजिए, अगले संडे से देखेंगे।
जरूरत होगा पढ़ाएंगे, नहीं जरूरत होगा नहीं पढ़ाएंगे। और देखिए अभी तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आएगा और आगे एक्स्ट्रा क्लास आपका लगवाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास लगेगा 2 से 5, ये तो मूल टाइम है। जैसे मूल मात्रक 7 गो होता है फिजिक्स में, अब मात्रक तो और भी होता है, समझे। तो ये मूल टाइम है आपका 2 से 5। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस खत्म थोड़े होगा। दिन रात एक करके आपको क्लास करना होगा, तब ये कुछ होने वाला है। इतना बड़ा सिलेबस है, 3 माह में खत्म करना है, तो 3 घंटा में कैसे होगा? नहीं ना होगा। और जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वैसे ही अंतिम तक पढ़ाते जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि डेमो है तो ऐसे चल रहा है और वैसे चलेगा, ऐसे वैसे कैसे नहीं चलेगा। 3 गो, चौथा दरोगा बैच है, इससे पहले 3 गो दरोगा बैच पहले से रन कर रहा है। पहला दिन जिस लहजे में पढ़ाए हैं अभी तक उसी लहजे में चल रहा है, सब बैच चल रहा है, समझ गए। और दरोगा बैच में बिट्टू झा सर तो अपना साइंस खत्म कर दिए हैं लगभग सब बैच में, हम ही पीछे हो गए। मेरा सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, बिट्टू झा सर का साइंस खत्म हो गया है। और आपके भी बैच में हमको लगता है बिट्टू झा सर समाप्त कर देंगे, हम ही पीछे रह जाएंगे, समझ गए। तो आगे बिट्टू झा सर आपके साथ आएंगे। और बायोलॉजी का हम बोले थे कि बच्चा तो अभी लेगा नहीं, ठीक है, तो मंगाइए, जल्दी बंटवाइए, हमारे सामने में बंटवाइए। बायोलॉजी का मटेरियल लाइए। जैसे एक चैप्टर दिन दिए हैं तो डेमो कर रहे हैं, तो डेमो में कुछ प्रसादी मिलना नहीं चाहिए। तो आगे बायोलॉजी का क्लास कीजिए मन लगा करके। और फिर कल 2 बजे मिलते हैं, समझ गए। और अभी थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। देखिए अचानक जो है थोड़ा फास्ट हो जाएंगे तो फिर आप भी अकबका जाइएगा, समझे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और देखिए कुछ लोगों को अभी एप्लीकेशन पर कल के वीडियो को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी तुरंत हम डिसीजन लिए हैं, कल के वीडियो लेक्चर को जो है संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हम डलवा देंगे, ठीक है। वहां से तो देख लीजिएगा आराम से। संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आज शाम तक हम प्रयास करते हैं डलवा देने का, समझ गए। तो आप वहां से देख लीजिएगा जो आज का क्लास नहीं किए हैं, ठीक है। आगे बिट्टू झा सर का इंतजार कीजिए, आ जाएंगे, उसके बाद पढ़िएगा। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को जाना नहीं है, एक नया सेशन क्रिएट होगा तुरंत, और फिर जो है एप्लीकेशन पर। और जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट है संस्थान के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सब प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। एगो चैनल तो 2 लाख सब्सक्राइबर की वजह से, ज्यादा होने की वजह से जो है उसमें आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा। एक दूसरा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 नाम से है, उसमें 26-27 हजार मेंबर है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार का सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है मेरा, संस्थान के टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। ये करना जरूरी है, सभी इंफॉर्मेशन वहीं पर जाएगा। और यूट्यूब चैनल, संस्थान के यूट्यूब चैनल पर कल वाला वीडियो डलवा देंगे, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। बायोलॉजी पहला चैप्टर हम दिलवा दे रहे हैं, सूचना देंगे ना, ठीक है। आम के मौसम में इमली मत खोजिए, समझ गए। जब हम सब चीज सूचना दिए टेलीग्राम पे बोले हैं ना, तो सब चीज सोचे समझ करके न करेंगे कि अचानक कुछ भी कर देंगे। चलिए ठीक है, बांटिए बांटिए। पहला चैप्टर है ना, चलिए तो बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है ठीक है। ऑनलाइन काटे नहीं ना है, ऑनलाइन वाले तुरंत ये सेशन कटेगा, बायोलॉजी का सेशन लाइव होगा, लाइव आकर के कीजिए आप, समझ गए। क्लास आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लास 5 बजे तक चलेगा आपका। अभी मेरा क्लास खत्म हुआ है, बिट्टू झा सर से जो है आप ये बिट्टू झा सर का क्लास होगा। धन्यवाद। नोटिफिकेशन दे दीजिएगा टेलीग्राम पे उस क्लास का भी। 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट बाद बिट्टू झा सर का क्लास शुरू होगा, समझ गए। तो आज तो थोड़ा टाइम हो गया है, बिट्टू झा सर का क्लास होगा, अभी कहीं जाना नहीं है आपको। और सर का भी क्लास फ्री ही रहेगा 1 सप्ताह 10 दिन तक। धन्यवाद है।